हेलो, नमस्कार दोस्तों। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनोज राजपूत आज आपको कक्षा 12 ज्योग्राफी का जो अपना टॉपिक है वह है बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बुशमैन जनजाति सबसे देखें, बुशमैन जनजाति के बारे में है क्या। कहा जाता है कि जो बुशमैन जनजाति है यह लगभग 20,000 वर्षों से यहाँ निवास कर रही है। कब से निवास कर रही है? 20,000 वर्षों से। 20,000 वर्षों से निवास कर रही है। इनकी जो वर्तमान में जो संख्या है, कहा जाता है कि बुशमैन जनजाति का लगभग जो कालारी मरुस्थल अपना कालारी मरुस्थल लगभग इनकी जो संख्या है मात्र लगभग 10,000 है। कहा जाता है कि मात्र कितने पाए जाते हैं? 10,000। ये बुशमैन है संख्या मात्र 10,000 है और 10,000 होते हुए भी यह लगभग छोटे छोटे संगठनों में निवास करते हैं। और छोटे छोटे संगठन माने जाते हैं कितने? लगभग ये 20 संगठन। कितने में? 20 समूह में निवास करते हैं। ये समूह बना के रहना पसंद करते हैं। तो 10,000 लोगों में से लगभग इन्होंने भी समूह बना रखे हैं। कहा जाता है कि हम 20 समूह बना रखे हैं। 20 समूह में कितने लोग निवास करते हैं? 10,000 लोग निवास करते हैं। देखो, जो बुशमैन जनजाति है यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल। तो वो नाम से समझ आ रहा है मरुस्थल का अर्थ होगा कि यहाँ बरसात होगी, वह लगभग कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर के आसपास होगी। क्योंकि अपना जो पश्चिमी राजस्थान पड़ते हैं कि अपना जैसलमेर बाढ़ में मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ भी बरसात का औसत होता है लगभग बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। तो कालाहारी मरुस्थल निवास करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ बरसात कम होगी। दूसरा कहा जाता है कि जो बुशमैन जनजाति है इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि देखता हूँ, बुशमैन जनजाति के नामों से जाना जाता है। इन्हें रग्बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रग्बी। इनको बसारावा भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? बसारावा। बसारावा अलग है, दोनों रवा है। बसारावा नाम से भी पुकारा जाता है। बुशमैन तो यही है। बुशमैन के अलावा कभी भी रहते हैं, बसारावा के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा हम देखें कि बुशमैन जनजाति है यह निक्रोटा प्रजाति से, इसे निक्रो प्रजाति ऐसे कह सकते हैं, निक्रो। देखो, निग्रिको। अब ध्यान देना है, जो निग्रोटा प्रजाति है, जो निग्रोटा प्रजाति है देखो, निग्रोटा प्रजाति नाम से क्या आता है? निग्रो के देते हैं, निग्रो या निग्रोटो। निग्रोटो क्या होता है कि बाल इनकी कुछ घुंघराले से बाल होंगे, कट थोड़े से टाइट बाल होंगे, जो जबड़ा होगा बाकी तरफ होगा, मोट भारी होंगी, रंग काला होगा, और इनके जो नितंब होते हैं थोड़े से क्या होते हैं? भारी होते हैं। नितंब कैसे होंगे? भारी। जो कद होगा वो कैसे होगा? कम ऊंचे होंगे। इसे बोलते हैं नाटे या कम कद वाले। उनकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है, इसे नाटे बोलते हैं। नाटे कद वाले होते हैं, होठ भारी होते हैं, जबड़ा बाहर तरफ लगा होता है, थोड़ा नितंब भारी होते हैं। तो ये क्या है कि अपने लिए पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। तो ठीक है, आगे ध्यान दें, जो इनकी आंख होती है, आंखों का रंग बोला जाता है कि इनकी जो आंख होती है वो कैसे होती है? चौड़ी होती है। ये हो गई इनकी निग्रो प्रजाति के बारे में पहचान होती है। आगे देखेंगे जो निग्रो प्रजाति है उसका निवास क्षेत्र कौन सा है। एक टॉपिक आता है निवास क्षेत्र। यहाँ से बात करते हैं, बहुत ही कॉमन चीज के बारे में जानकारी पड़ सकता है। निवास क्षेत्र
देखो इसको मैं मैप के आधार पर समझाना चाहूँगा इसे। माना कि ग्लोब है, यहाँ से जो भूमध्य रेखा निकाल देते हैं, भूमध्य रेखा निकलने पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। अब ये जो लोग होते हैं उसमें जनजाति के लोग, ये दक्षिणी गोलार्ध में, ये 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये तो क्या होता है कि माना जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में उसमें जनजाति वाले बता रहा हूँ, उसमें जैसे निवास क्षेत्र है कि ये उसमें जनजाति के लोग दक्षिणी गोलार्ध में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कौन से 18 डिग्री से लेकर के और इन इलाकों में 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में या मध्य अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य निवास करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि मध्य बेचुआनालैंड, इस स्थान का नाम है, क्षेत्र का नाम है बेचुआनालैंड, वहाँ निवास करते हैं। दोबारा इसमें तो निवास क्षेत्र के बारे में टॉपिक आया जाता है कि कहाँ निवास करते हैं। कहा जाता है कि उसमें जनजाति के लोग मध्य अफ्रीकी महाद्वीप में 18 डिग्री अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड नामक क्षेत्र निवास करते हैं। यह आ जाता है इनका निवास क्षेत्र। मैं लिखता हूँ बेचुआनालैंड। क्लियर है? दोबारा से एक बार बात समझिए, निवास क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि उसमें जनजाति गोलार्ध बना हुआ आपके सामने, कहा जाता है कि दक्षिण गोलार्ध में 18 डिग्री अक्षांश से दक्षिण अक्षांश से लेकर के और 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड नामक बेचुआनालैंड तक स्थित हैं या निवास करते हैं। क्षेत्र का नाम बेचुआनालैंड, और जो स्थान का क्षेत्र निवास करते हैं कौन सा होता है, कालाहारी मरुस्थल, या ऐसे कह सकते हैं बेचुआनालैंड के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं जो 18 से लेकर के 24 डिग्री, 18 से लेकर 24 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है, इनके मध्य में कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों का नाम नहीं देख सकते हैं, जो कौन कौन से देश निवास करते हैं। मैं नाम लिखता हूँ देशों के नाम, ध्यान देना। जैसे दक्षिणी अफ्रीकी या दक्षिण अफ्रीका, नंबर नेक्स्ट अपना आता है इसमें बोत्सवाना, नंबर नेक्स्ट अपना आता है इसमें नामीबिया, और एक लिख देता हूँ अपना जो अंगोला देश होते हैं, जो 18 से 24 डिग्री के जो ग्रुप से देश पहले हैं, इनमें ये आते हैं, ये राज्य होते हैं, देश हैं जिनमें पहले हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र आता है, बोत्सवाना का क्षेत्र आता है, नामीबिया का क्षेत्र आता है, और अंगोला देश हैं, उन देशों का क्या आता है, क्षेत्र आता है। जहाँ कौन से जनजाति निवास करते हैं, उसमें जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, आप देखिए मैंने कहा था कि कालाहारी मरुस्थल, स्टार्टिंग में बताया था कालाहारी मरुस्थल निवास करते हैं। जो कालाहारी मरुस्थल होता है, अब नाम से समझ आ रहा है मरुस्थल है, तो मरुस्थल होता है कैसे होते हैं, मुख्य रूप से एक तो रेतीली भूमि, दूसरे क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ जो कालाहारी मरुस्थल कैसे पाया जाता है, ऊबड़ खाबड़ पाया जाता
और यहाँ एक तरबूज जैसा फल होता है जिसको बोलते हैं ट्यामा। क्या होता है? ट्यामा। दोबारा सुने, काला रिंग उबड़ खाबड़ पाया जाता है। यहाँ कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं और एक फल पाया जाता है जो तरबूज जैसे आकृति का होता है, जैसे बोलते हैं ट्यामा। ऐसे तरबूज जिसे बोलता है ट्यामा। ये जो ट्यामा फल है, तरबूज जैसा फल होता है, इसका जो उपयोग होता है वो करते हैं प्यास बुझाने के लिए। पानी और प्यास लगे तो प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं, तरबूज जैसा फल होता है, ट्यामा होते हैं, उस ट्यामा फल को ये खाते हैं और उससे करते हैं प्यास की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी मात्रा अधिक होती है, इसलिए प्यास की पूर्ति हो जाती है। अब क्या है, आप जानते हो कि ये जो लोग होते हैं एक तो जादू टोना में विश्वास करते हैं और जादू टोना के अलावा जहाँ मैंने बताया था कि बरसात है, 25 सेंटीमीटर लघु औसत आती है, 25 सेंटीमीटर तभी तो मनुष्य बनाए। तो यहाँ आप समझ सकते हो 25 सेंटीमीटर बरसात में घास तो उग सकती है लेकिन फसल पैदा नहीं की जा सकती। तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से किस पर आश्रित होते हैं? आर्किड पर। किस पर आश्रित होते हैं? आर्किड पर। या ऐसे कह सकते हैं ये लोग मुख्य रूप से शिकार पर आश्रित होते हैं। किस होते हैं? शिकार पर। किस पर आश्रित होते हैं ये लोग? शिकार पर होते हैं। तो यहाँ अनेक प्रकार के जिराफ, बिल्ली, श्यार, खरगोश, अनेक प्रकार के क्या होते हैं यहाँ अपने प्राणी जाति या जीव जानवर पाए जाते हैं। इनका इस शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया था कश्मीर जनजाति की निवासी के बारे में, और उसकी क्या हो गई थी, परिचय हो गया था। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, वो आता है अपना आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक और आर्थिक क्रियाकलाप में जो पहला पॉइंट आता है, हेडिंग वो आती है, वो होता है इसका आर्थिक। पहला आता है क्या? आर्थिक। प्रश्न आया था कि दुश्मन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बताइए, तो आप लोग सब कुछ पता होगा। आर्किड से स्टार्ट होकर और अंत में जो अपने वातावरण, समाज और आधुनिक संस्कृति के संपर्क वहां तक आता है, वो सारा किसमें आता है? आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें सबसे रहता है आर्थिक। इन लोगों का आर्थिक करने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। ये लोग आर्थिक करते हैं वो छोटे जितने भी जीव होते हैं उनको पहने हथियार होते हैं, पत्थर होते हैं, या पहने बल्लम भाला जो होता है वो होते हैं, दूसरा धनुष बाण होते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं छोटे जानवर मारने के लिए। लेकिन जब इनको बड़े जानवर का शिकार करना होता है तो उसके लिए क्या ये विधियाँ अपनाते हैं। एक होते हैं ये गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे में सांप मारते हैं। जैसे माना बड़े पशु का शिकार कर रहे हैं तो गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर से कवर कर देंगे, ढक देंगे, पहाड़ में छोटे छोटे सरकंडे होते लकड़ी होते हैं, उनसे ऊपर से पत्ते डाल देंगे। उस बड़े शिकार को या बड़े जो जीव होगा, जानवर होगा, उसे इस प्रकार से लेके आते हैं या फंसाते हैं तो उस गड्ढे के ऊपर से निकलना मजबूर होता है। और जैसे उस गड्ढे के ऊपर निकलता है, उस गड्ढे में क्या होता है, गिर जाएगा। गिरने के बाद में उसे अपने हथियारों से मार देते हैं। दूसरा, ये बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए एक विधि और अपनाते हैं, वो होता है ये जहरीला जल होता है, पानी उसे पिलाते हैं। जहरीला जल पिलाएंगे, विषाक्त जल कह सकते हैं, विषाक्त जल पिलाएंगे, जिससे क्या होगा वो अपने उस जानवर को आसानी से मार लेते हैं। दूसरा, ये फंदा बनाते हैं, फंदे में फंसा करके, बड़े जाल होते हैं, फंदा बनाते हैं, उन जालों में फंदे में फंसा करके भी शिकार करते हैं। एक होता है कि ये जानवरों को इस प्रकार से भगाते हैं कि उन्हें कीचड़ की तरफ या दलदल में फंसाते हैं। कीचड़ होते हैं, भारी दलदल या कीचड़ कह सकते हैं उसे। दलदल में तो खुद भी चले जाएंगे, मर जाएंगे। कीचड़ में जो बड़े जानवर होते हैं उनको फंसा करके उनका भी शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद उनको ये आराम से मांस को पका करके खाते हैं। आपने देखा था कि वो जनजाति की एक्चुअली जो कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा नहीं, मांस को पका करके खाते हैं। दूसरा,
बुशमैन जनजाति के लोग मांस को एकत्र भी नहीं करते, इकट्ठा भी रोकते भी नहीं है, लेकिन शीतकाल में ये मांस को बचा भी सकते हैं। जैसे तो आप मैंने यहाँ देखे बुशमैन जनजाति की जो अवधि होती है, तापमान अधिक होगा, वर्षा कम होगी, जो शीतकाल की अवधि है वो होगी छोटी। शीतकाल की अवधि कैसे होगी? शीतकाल की अवधि होगी छोटी, वो होगी छोटी, और जो ग्रीष्मकाल की अवधि है वो कैसे होगी? बड़ी। ग्रीष्मकाल की जो अवधि है वो कैसे होगी? बड़ी। तो ये लोग शीतकाल में क्या करते हैं? मांस को बचा कर रख लेते हैं अगले दिन भोजन को उपयोग करने के लिए, नेक्स्ट उसे संग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ग्रीष्मकाल, क्योंकि आपने देखा ग्रीष्मकाल में गर्मी अधिक होने के कारण जो भोजन होता है वो खराब हो जाता है, इसलिए कि ग्रीष्मकाल में भोजन का संग्रहण नहीं करते, जो मांस का संग्रहण नहीं करते। लेकिन शीतकाल ठंडा मौसम होता है तो अपने भोजन खराब नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं? शीतकाल में उसको बचा करके भी रख लेते हैं, उसका संग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है? आपके होते भोजन बनाने का तरीका होता है। नेक्स्ट आता है भोजन। नेक्स्ट टॉपिक में बैन देखें तो आता है भोजन। भोजन में देखें बुशमैन जनजाति के लोग चींटी के अंडे, वहाँ पाए जाने वाले जितने भी विशालकाय जानवर, पक्षी, छोटे छोटे जीव, गिडोरे, इन सभी जीवों का अपने भोजन के रूप में प्रयोग लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों को भी भोजन के साथ साथ ये आभूषण और वस्त्रों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये था इनका भोजन। दोबारा से सुने, भोजन के क्रम में कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है। देखें, मैंने भोजन के बारे में पहले बताया था कि ये ग्रीष्मकाल में भोजन को संग्रहण नहीं करते, शीतकाल में भोजन का संग्रहण कर भी लेते हैं। लेकिन इनका जो सर्वश्रेष्ठ जो भोजन होता है वो होता है चींटियों के अंडे। सर्वश्रेष्ठ भोजन कौन सा होता है? चींटी के अंडे। चींटी के अंडे, ये क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ अच्छा भोजन माना जाता है चींटी के अंडे। दूसरा खाने को सब कुछ खाते हैं, सारा मांस खाते हैं, लेकिन चींटी के जो अंडे होते हैं वो क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ भोजन में माना जाता है। दूसरा क्या होता है? अभी जैसे हम बात हुई थी, मांस टोटल खाएंगे कितना भी होगा, पकाकर मांस खाते हैं। दूसरा, ये शीतकाल में भोजन संग्रहण कर लेते हैं, भविष्य के लिए संग्रहण करते हैं शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में जो अपना टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, कम होने के कारण जितने मांस होते हैं उनमें बदबू नहीं होती, खराब नहीं होता है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि जब बुशमैन जनजाति निवास करती है वहाँ की जो अवधि होती है ग्रीष्मकाल में होती है अधिक और शीतकाल में होती है छोटी। ग्रीष्मकाल में होती है बड़ी अवधि होती है, लंबी अवधि होती है, जबकि शीतकाल में होती है छोटी अवधि होती है। तो इसलिए ग्रीष्मकाल में ये भोजन का संग्रहण नहीं करते हैं, तो शीतकाल में भोजन का संग्रहण कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर टॉपिक आता है वो आता है बस। नेक्स्ट टॉपिक अपना बस, इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान दे देना। बस इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।